हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित शाह स्टडी सेंटर पे। तो मैं आपको 10th क्लास की साइंस करा रही थी, जिसमें कि मैंने आपके काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट करा दिए थे। आज से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाउ डू वी रिप्रोड्यूस। जी हाँ, ये टॉपिक आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम रिप्रोडक्शन से संबंधित जो सिस्टम है प्लांट्स की बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, उसके बारे में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कितने टाइप का होता है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। एक्चुअल में रिप्रोडक्शन वर्ड से आप क्या समझते हैं? रिप्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज़ को रिप्रोड्यूस करना, यानी कि उसको दोबारा से प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे हम किसी भी चीज़ की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जीवों की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम जीव जो होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे दोबारा से उत्पन्न होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वो कैसे प्रोसेस होता है और वो कितने कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रिप्रोडक्शन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम में रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन आता है तो आप क्या लिखने वाले हैं। Reproduction is the process by which living organism produce new individual of the same species, right। देखिए, यही मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूस करना। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को ही रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो जैसा है वो उसी को मतलब उसी का रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी है, अगर सपोज डॉग है, ठीक है, डॉग है, वो अगर रिप्रोड्यूस करता है तो वो डॉग ही को अपने जो न्यू जनरेशन है उसी को रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, कोई प्लांट को रिप्रोड्यूस नहीं कर देगा वो, राइट। तो ये इससे कनेक्शन किया होगा आपने। चलिए, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशी। इफ ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस द पॉपुलेशन डिक्रीजेस एंड द स्पीशी विल बिकम एक्सटिंक्ट। देखिए, आप देखिए, कोई भी है, अगर उसको कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसको अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है या फिर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना है, ठीक है, अपने आप को क्या करना है? डिवाइड करना है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि उसको रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, ताकि उसकी जो स्पीशी है वो क्या होगा, एट लास्ट में पता चला कि रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, वो स्पीशी किसी दिन ख़त्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि हर बॉडी एक ना एक दिन डेथ तो होती ही है उसकी। तो अब उसकी तो हो जाएगी डेथ, अगर रिप्रोड्यूस नहीं हुआ तो वो स्पीशीज़ हो जाएंगी ख़त्म। तो अपनी जो है अपने स्पीशी के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी और स्पीशी क्या है, एकदम वो विलुप्त हो जाएगी, राइट। चलिए, इतना समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए, इट अलाउज कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये क्या करती है? एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। It plays an important role in evolution by transmitting favorable variation from one generation to the other। देखिए, अब ये तो हमने पढ़ा था कि एक जनरेशन जब बहुत सारा टाइम बीत जाता है तो एक किसी भी ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं कि पहले बोला जाता था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी क्या हुआ करती थी? पूंछ हुआ करती थी। वो कैसे दिखते थे? ऑलमोस्ट लाइक मंकी, ठीक है, मंकी की तरह दिखते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़े थोड़े चेंजेस आए, बहुत सालों में, ये एकाएक नहीं हुआ, बहुत सारे सालों में क्या हुआ, चेंजेस आए, और ये जो मंकी हैं जो 4 पैरों पे चलते थे वो धीरे धीरे 2 पैरों पे आ गए, और इससे क्या हुआ, जो आगे के 2 पैर थे जिसको हम आज हाथ बोलते हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं छोटे होते गए लेंथ में, राइट, और पूंछ भी जो है वो गायब होती गई। तो ये जो चेंजेस आए बहुत सालों में, इनको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आप इवोल्यूशन समझे। और ट्रांसमिटिंग फेवरेबल वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, इससे आप क्या समझते हैं? देखिए, जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या किसी के भी ऑर्गेनिज्म के जो पेरेंट्स होते हैं, उनसे वो कुछ
जो है जीन्स जो है एक्वायर करते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चा होता है कोई भी, तो बोलते हैं ना कि माता पिता से उसका फेस मिलता है या फिर ये उसकी हरकतें मिलती है, राइट। तो वो क्या होता है कि हम वो ऐसे जो जीन्स रहते हैं जो हम एक्वायर करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस आपको रिप्रोडक्शन का समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे बॉडी डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की कैसी बॉडी डिज़ाइन होनी चाहिए। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर, ठीक है। अब देखिए कोई भी एक स्पीशी है तो वो क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी, तो उसके जो भी ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो उन्हीं की तरह दिखेंगे क्योंकि वो सेम ही स्पीशी के हैं, राइट। चलिए, रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉपी ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन, ठीक है। देखिए जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या करता है, अपनी ही कॉपी बनाता है, यानी अपने ही जैसा जो है एक नई स्पीशी का प्रोडक्शन करता है। DNA in the cell nucleus is the information source for making protein and different protein leads to different body design। देखिए अब हमारे जो सेल है, सेल सबको पता है कि हमारी बॉडी की जो या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, का जो स्मॉलेस्ट जो बॉडी पार्ट होता है, मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। अब सेल के भी अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, राइट। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, DNA होता है जो कि इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो पास ऑन होती है, राइट। तो वो किससे होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। और ये क्या है, डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन को, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गई थ्रू द DNA, ये क्या करती है, यही जो है जो डिफरेंस क्रिएट होता है थोड़ा बहुत, ये उसके लिए क्या है, उत्तरदायी है। समझ में आई बात। चलिए तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे के और देखते हैं पॉइंट्स। A basic level of reproduction is the creation of a DNA copy। जो बेसिक लेवल का जो रिप्रोडक्शन होता है, मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, ये क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर DNA है उसको क्या करना है, अपनी ही कॉपी बनानी है, ठीक है। अपनी क्या करनी है, कॉपी बनानी है, राइट। DNA copy is accompanied by a cell division giving rise to टू सेल्स। ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, DNA कॉपी कैसे होता है, सेल डिवीज़न से। सपोज ये एक सेल है, अब ये क्या करेगा, डिवाइड होगा दो सेल्स में, ठीक है, दो सेल्स में डिवाइड होगा और इन्फॉर्मेशन जो है कॉपी करेगा। DNA copying always involves some variation, hence DNA copies generated are similar but not identical. This tendency of variation during reproduction leads to evolution, right। देखिए अब ये जब DNA कॉपी हो रहा होता है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, तो ये बिल्कुल सिमिलर होता है, बट स्टिल ये आइडेंटिकल नहीं होता है, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ ही जाता है। और ये वेरिएशन जब थोड़े थोड़े करके चेंजेस हर साल, ठीक है, जनरेशन पर जनरेशन जब आते हैं, तो यही क्या कहलाता है, यही हमारा इवोल्यूशन कहलाता है, राइट। तो ये तो आप इवोल्यूशन समझ गए, और सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन और बॉडी ऑर्गेनिज्म का जो सिग्निफिकेंस होता है ये आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि वेरिएशन जो आ रहे हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। DNA copying during reproduction is important for maintaining the body design of the different organism to survive in existing environment। देखिए अब जैसे सालों पहले क्या कंडीशन थी, है ना, क्लाइमेट कैसा था, वहाँ पे रहने लायक कैसा माहौल था, वो उनकी कंडीशन थी और उनकी बॉडी वैसी ही थी। आज सिचुएशन बहुत बदल गई, ठीक है, कई साल हो गए और क्लाइमेट बदल गया, रहने का तरीका बदल गया, ठीक है। तो उसके अनुसार जो है एनवायरनमेंट के अनुसार जो भी जीव हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को उस हिसाब से इवोल्यूट कर लेते हैं।
जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ पे नॉर्मली, जैसे हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ग्राउंड एरिया पे रहते हैं, ठीक है, पहाड़ों पे, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, पहाड़ों पे आप देखेंगे कि अगर जो जानवर रहते हैं, सपोज़ मैं डॉग का एग्जांपल ले रही हूँ, मान लो डॉग आप वहाँ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फरी डॉग रहते हैं, बहुत ज़्यादा फर वाले जो भी जानवर रहेंगे, ठीक है। गाय भैंस भी इवन वहाँ पे बहुत सारे फर होते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको क्लाइमेट से अपने आप को बचाना है। लेकिन अगर हम नॉर्मल ज़मीन एरिया पे देखें जहाँ पे पहाड़ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ क्या है, नॉर्मल ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके का क्लाइमेट है और वो अपने आप को उस क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये तो होता है कि अपने आप को एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज कर लेना, ठीक है। But the environment is constantly changing due to the changes in temperature, climate, water level, etc. If organisms cannot adjust themselves to the changes in the environment, then their species will become extinct. अब देखिए ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को ढाल ले रहा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैं, ठंड भी बर्दाश्त करते हैं, गर्मी भी, है ना, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम ऐसे, हमारी बॉडी ऐसी हो जाए कि ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको ना बर्दाश्त कर पाए, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी जो स्पीशी है ना, वो पर्टिकुलर स्पीशी जो नहीं बर्दाश्त कर पा रही है ये चेंजेस, वो ख़त्म होने लगे। जैसे कि डायनासोर, अब उनको जो है क्लाइमेट चेंज हुआ या जो भी चेंजेस आए एनवायरनमेंट में, वो क्या हुआ, वो उनको नहीं सूट हुआ और धीरे धीरे क्या करते गए, धीरे धीरे वो डेथ करते गए और एक समय ऐसा आया जब वो रह ही नहीं गए धरती पे, ठीक है, उनकी पूरी स्पीशी ही ख़त्म हो गई। तो ये तो है कि वेरिएशन लाने का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो अगर हम अपने आप को क्लाइमेट के अनुसार या कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, व्हाटएवर, अगर अपने आप को क्लाइमेट या एनवायरनमेंट के अनुसार नहीं चेंज करेगा तो उसकी स्पीशी धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हुए और पॉइंट्स देखते हैं। इफ़ देयर आर वेरिएशन इन सम इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशी, दे मे एबल टू survive the change in environment. So variation in species is necessary for the survival of different species for the evolution of new species. ठीक है, देखिए इसमें भी यही बात कही गई है कि जो वेरिएशन आ रहा है स्पीशीज़ में एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो बहुत ज़रूरी है उनके सर्वाइवल के लिए, राइट। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हमने रिप्रोडक्शन देख लिया, रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस देख ली, है ना, रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आते हैं क्यों आते हैं, ठीक है। और क्या देखा हमने कि डीएनए जो यूनिट होती है वो क्या करती है, जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना है उसका काम करती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, राइट। तो अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। There are two main types of reproduction in living organisms. They are asexual reproduction and sexual reproduction. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे asexual reproduction क्या होता है और कितने कितने टाइप का होता है, राइट। Is the reproduction in which new individuals are produced from सिंगल पेरेंट। इसमें क्या होता है, जो न्यू इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करना, राइट। तो इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, सिंगल पेरेंट से अपने जो न्यू जनरेशन है उसको प्रोड्यूस करना। चलिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इज़ द रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस न्यू आइडेंटिकल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। देखिए असेक्सुअल में क्या होता है कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, और देखिए जो एसेक्सुअल है वो कितना टाइप का होता है, फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो इन सारे जो ये हैं बडिंग, रीजनरेशन, ये सारे चीज़ों को हम पढ़ेंगे अभी एक एक करके, राइट। चलिए, तो इसमें से हम पहले क्या देखेंगे, फिजन, ठीक है। फिजन क्या होता है इसको चलिए एक बार देख लेते हैं। फिजन इज एन asexual reproduction by which a unicellular organism divides and forms two or more new individuals. Fission are of two types, binary and multiple fission. देखिए अब ये जो फिजन का क्या मतलब होता है, फिजन का देखिए सीधा सीधा मतलब भी होता है, इस वर्ड का ही मीनिंग होता है कोई भी चीज़ जो है दो या दो से ज़्यादा भागों में टूट जाना, ठीक है। फिजन मतलब होता है टूट जाना, और फ्यूज़न मतलब क्या होता है, फ्यूज़ हो जाना, ठीक है, मतलब यानी कि जुड़ जाना, राइट।
तो देखिए अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है, कोई भी एक यूनिसेलुलर यानी कि फिजन किस में होता है, पहले तो ये पॉइंट याद रखने की बात है कि ये होता है यूनिसेलुलर में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल क्या हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है या दो से ज़्यादा में। अब ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है बाइनरी और एक होता है मल्टीपल फिजन। तो आइए इनको एक एक करके देख लेते हैं कि ये क्या होता है और किस में होता है। तो देखिए पहले हम बाइनरी फिजन देखेंगे, इसको डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम यहाँ पे डायग्राम देख लेंगे। ये देखिए, ये आपका एक यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें यूनिसेल्युलर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही सेल से बना है, ठीक। इसका जो एक सेल है वही क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजन हो रहा है। अब कैसा फिजन हो रहा है, जी हाँ, बाइनरी फिजन हो रहा है, ठीक है। बाइनरी मतलब ही क्या होता है कि दो। अब ये देखिए, जैसे कि ये रहा आपका अमीबा, ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, राइट। ये अमीबा है, ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ एक ही सेल का है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पेरेंट सेल था, यानी कि ये एक सिंगल अमीबा प्रेजेंट है। अब यहाँ क्या कर रहा है, ये देखिए, ये जो ब्लैक वाला स्पॉट है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे इसको रिप्रोड्यूस करना है, अपने आप को जो है डिवाइड करना है। तो ये कैसे करेगा, इसका जो डीएनए था इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, इसका जो डीएनए था, अपने आप को डीएनए क्या कर रहा है, अपना डुप्लीकेट बना रहा है, ठीक है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है। बॉडी अभी एक ही है, ठीक है, बॉडी अभी, या कहा जाए कि सेल जो है, सेल के अंदर ये वाली कौन सी जगह होती है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना, ठीक है। अभी साइटोप्लाज्म एक ही है, लेकिन क्या हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, वैसे ही आफ्टर दैट क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगा धीरे धीरे। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये दोनों एक थोड़ा सा अभी जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी जो है सेपरेट होने लगी है। और फिर उसके बाद में जो फोर्थ स्टेज आ रही है, उसमें क्या हो रहा है कि ये जो सेपरेशन था वो धीरे से पूरा दो भागों में डिवाइड हो गया। ये देखिए, दो अलग अलग बॉडी बन गई। तो ये हुआ, क्या हो गया, ये हुआ हमारा बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इन दिस मैथड एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू इंडिविजुअल्स। First, the nucleus divides and forms टू न्यूक्लियाई। वही चीज़ जो अभी आपने जो डायग्राम में देखी ना, वही चीज़ आपको क्या करनी है, डेफिनेशन में लिख देनी है। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा लर्न नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ में अगर आ गई तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे आपको हिंदी में लिखना हो या फिर आपको इंग्लिश में लिखना हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं और डायग्राम बना सकते हैं। साइंस का मेन काम क्या होता है कि हम अच्छे से डायग्राम बनाएं और लेबल डायग्राम बनाएं, राइट। तो अगर हमने डायग्राम बना दिया है और हमने उसको डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया है, बस काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन में भी यही कहा गया है कि इस मेथड में क्या होता है, दो इंडिविजुअल जो हैं, एक इंडिविजुअल दो इंडिविजुअल में डिवाइड हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है और दो डॉटर सेल्स बन जा रहे हैं। अब ये देखिए एग्जांपल में क्या दिया है, ये बाइनरी फिजन होता किस में है, अमीबा में होता है और पैरामीशियम में भी होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने अमीबा में देखा ना, सेम यही प्रोसेस किस में होता है, पैरामीशियम में भी होता है। ये भी एक क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, राइट। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, और बाइनरी फिजन हमने देख लिया, अब हम देखेंगे मल्टीपल फिजन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इन दिस मैथड वन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स। अब ये देखिए, यहाँ पे तो मैनी डॉटर सेल्स की बात हो गई, बहुत सारे सेल्स में। इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए मल्टीपल फिजन, अब ये किस में हम दिखा रहे हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में कैसे हो रहा है, देखिए जैसे ये एक क्या है, ये एक सेल है प्लाज्मोडियम का। अब इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल फिजन दिखाना है, यानी कि बहुत सारे। बाइनरी फिजन में सिर्फ दो डॉटर सेल्स बने थे ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे हमें बनाने हैं, बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे एक बार में। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक सेल डिवाइड हुआ, बहुत सारे, देखिए ये एक न्यूक्लियस था, कितने सारे न्यूक्लियस बन गए, आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे वाइट कलर के, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। अब ये धीरे धीरे क्या हो गए, बड़े हो गए, मैच्योर होने लगे अपने ही अंदर, उसी सेल के अंदर क्या होने लगे, मैच्योर होने लगे। और धीरे धीरे क्या हो गया, ये जो साइटोप्लाज्म है ये रप्चर होने लगा। ये जो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो डिवाइड हो रहे थे, ये धीरे धीरे थोड़े छोटे छोटे सेल्स बन रहे थे अपने आप में, और धीरे धीरे ये जो वॉल है वो रप्चर होगी और ये जो है बहुत सारे जो है अपने खुद के इंडिविजुअल बना देंगे,
राइट। तो ये हो गया मल्टीपल फिजन जो कि हमने प्लाज्मोडियम में देखा। इसमें क्या होता है, फिजन होता है बहुत सारी। ये देखिए प्लाज्मोडियम में हमने देखा, एग्जाम्पल क्या था, प्लाज्मोडियम, ये क्या होता है, मलेरियल पैरासाइट है। तो यहाँ से भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि प्लाज्मोडियम जो है आपका मलेरियल पैरासाइट होता है, राइट। चलिए, तो मल्टीपल फिजन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बडिंग, ठीक है। बडिंग क्या होता है, चलिए पहले इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका हाइड्रा, क्या है ये, हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग होती है। अब देखिए आपको ऐसे एग्जांपल देके भी पूछ सकता है कि हाइड्रा में कौन सा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। अब आप भूल जाएंगे क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, रीजनरेशन होता है, फ्रैगमेंटेशन। तो आप क्या लगाएंगे आंसर, बडिंग होती है ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये हाइड्रा है, छोटी सी बड निकली इसमें, उसके बाद फिर धीरे धीरे बड़ी हुई और अंततः इसने क्या किया, जब ये पूरी बड़ी हो गई तो ये सेपरेट हो गई फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा। ये पेरेंट हाइड्रा था, छोटा सा पहले बड निकली, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर धीरे से सेपरेट हो गया और ये एक नया हाइड्रा बन गया, राइट। तो ये तो रही आपकी क्या, बडिंग, बड निकलती है, इससे आप याद रखेंगे। और ये डायग्राम भी, डायग्राम एग्जाम में आता है तो डायग्राम बिना पूछे बना दीजिए। वहाँ पे आपको लिखा नहीं रहेगा कि डायग्राम बनाए हाइड्रा का, कभी नहीं लिखा रहेगा। आपको सिर्फ क्या पूछेगा, बडिंग पूछेगा, लेकिन आपको बना देना है, राइट। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। In this method, a bird-like projection is formed on the body of the organism. The bird then develops into a new individual. It then separates from the parent and forms an independent individual. किसमें किसमें होता है, देखिए हाइड्रा में होता है और ईस्ट में भी होती है बडिंग, ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा में, अब हम याद रखेंगे। चलिए, तो इसमें वही चीज़ लिखी है जो भी मैंने आपको समझाई कि एक छोटी सी बड निकलती है, वो बड़ी होती है, जब वो पूरी मैच्योर हो जाती है तो वो अपने पेरेंट हाइड्रा की बॉडी से सेपरेट हो जाती है और एक न्यू इंडिविजुअल बन जाती है, राइट। चलिए, अब ये हमने बडिंग भी देख ली, अब हम आ गए रीजनरेशन पे। रीजनरेशन का पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका क्या, ये जो है ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलते हैं प्लेनेरिया। ये क्या है, प्लेनेरिया नामक जो है जीव है। तो ये देखिए इसमें रीजनरेशन कैसे हो रहा है, जैसे ये तो रही आपका प्लेनेरिया, ठीक है। अब ये इसको क्या करना है, इसको रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है, और भी ज़्यादा प्लेनेरिया बनाने हैं। तो ये कैसे बनाएगा, ये देखिए, जैसे इसने क्या किया, पहले तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ये रहा फर्स्ट प्लेनेरिया, ठीक है, ये फर्स्ट जो है पोजीशन थी इसकी, फर्स्ट था ये। फिर ये क्या किया, इसने मान लो ये जो है अपनी बॉडी को डिवाइड कर दिया। सपोज़ ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये इसने क्या किया, ये यहाँ पर आ गया। अब इसने क्या करना है कि ऊपर का भाग और नीचे का भाग गायब है, अब ये अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, ठीक है, ये रीजनरेट कर लेगा, अपना सर और अपनी जो नीचे की टेल है उसको रीजनरेट कर देगा। फिर इधर आया था इसका, जैसे इसने अपने आप को काट दिया था, एक तरीके से समझ लीजिए। फिर इसका जो सर वाला पोर्शन है, इसको क्या करना है, अपनी बॉडी को पूरी बॉडी को डेवलप करना है, वो भी ये कर लेगा, ठीक है। और ये आया इसकी पूँछ वाला पार्ट, पूँछ वाले पार्ट को क्या करना है, पूरी बॉडी प्लस इसका जो सर वाला पोर्शन है, इसका जो फेस है, उसको भी उसको डेवलप करना है, तो ये वो भी कर लेगा। तो ऐसे कर करके ये देखिए 3 प्लेनेरिया बन गए, 3 पार्ट किए थे हमने, 3 प्लेनेरिया बन गए, राइट। तो ये हो गया प्लेनेरिया का रीजनरेशन, ठीक है। इसकी भी हम डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि किसको हम, अगर हम वो लिखने के लिए आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। It is the ability of fully differentiated organism to give rise to a new individual from its body part। ये क्या करता है, अपने ही बॉडी पार्ट से जो है अपने जो न्यू इंडिविजुअल है उनको जो है रिप्रोड्यूस करता है। द बॉडी पार्ट विच कंटेन अ स्पेशलाइज्ड सेल ग्रो और जनरेट इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। अब ये देखिए, ये चीज़ें और किस में हो सकती हैं, हाइड्रा में भी ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, हाइड्रा में भी पॉसिबल है। और किस में है, प्लेनेरिया में और स्टार फिश में, ठीक है। ये जो हैं चीज़ें, ये क्या करती हैं, रीजनरेट करती हैं अपने आप को। अब हम नेक्स्ट आ गए हैं फ्रैगमेंटेशन में। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, पहले तो हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि ये देखिए, ये रहा आपका स्पाइरोगायरा, ठीक है, ये क्या है, स्पाइरोगायरा। अब इसमें देखिए कहीं ना कहीं रीजनरेशन जैसा ही होता है, बट हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। ये रहा आपका स्पाइरोगायरा,
ये फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गया, जैसे कि एक फ्रैगमेंट ये रहा, दूसरा फ्रैगमेंट ये, तीसरा फ्रैगमेंट ये। अब इसको क्या करना है, फुल 3 जो है अपने आप को 3 अलग अलग इंडिविजुअल में जो है पूरा बना लिया, ठीक है, अपनी आप बाकी के बॉडी पार्ट्स पूरे ग्रो कर लिए। तो ये तो होता है फ्रैगमेंटेशन। इसको हम ज़रा पढ़ लेते। In this method, the body of simple multicellular organism breaks into smaller pieces. On maturation, each fragment develops into new individual. ठीक है, तो देखिए इसमें भी ये क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इसमें क्या रहता है, अपने आप को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर लेते हैं और मैचुरेशन में क्या होता है, सारे फ्रैगमेंट्स, जितने भी फ्रैगमेंट्स में बॉडी डिवाइड हुई है वो एक न्यू इंडिविजुअल में जो है बन जाएंगे, पूरे नए इंडिविजुअल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तो फ्रैगमेंटेशन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद आ जाते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। ठीक है, पहले तो हम इसको ये देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। देखिए जैसे कि ये रहा आपका स्पोर फॉर्मेशन, ये किस में हो रहा है, राइजोपस में हो रहा है। अब ये देखिए ये स्पोरेंजियम है और ये क्या हो रहा है, छोटे छोटे स्पोर्स का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है और फिर उसके बाद में ये स्पोर्स क्या है, जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, ये क्या है, एक न्यू इंडिविजुअल बनने लग जाते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये हो रहा है ना, ये देखिए स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे ये एक ब्रेड में, तो ये धीरे धीरे क्या है, एक न्यू इंडिविजुअल बन जाते हैं। चलिए इसकी हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। इन दिस मैथड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया में क्या होता है, प्रोड्यूस टाइनी सेल्स कॉल्ड स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है व्हेन द स्पोर्स इन कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस। ये जैसे ही मॉइस्चर को पाते हैं क्या करते हैं, ये डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल में डेवलप कर जाते हैं। अब ये किस में होता है, राइजोपस में। राइजोपस जैसे कि ब्रेड मोल्ड, म्यूकर, पेनिसिलिन, ये सारी जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। राइट, चलिए तो ये भी हमने देख लिया। अब हम आ गए हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इन दिस मैथड न्यू प्लांट्स आर produced from vegetative parts of the plant like root, stem and leaves without the help of any reproductive organ। ये देखिए इसमें क्या होता है, न्यू प्लांट्स को जो है प्रोड्यूस करना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा प्लांट्स की बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, जिसमें कि क्या होता है, किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बिना ही हम जो है रूट, स्टेम और लीव्स का प्रयोग करके जो है न्यू जो इंडिविजुअल है, जो न्यू प्लांट है, उसको हम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि बाय द रूट। अब देखिए डिफरेंट प्लांट का अलग अलग तरीका हो सकता है। जैसे कि डहेलिया नामक जो फ्लावर है उसका रूट से हो सकता है, स्वीट पोटैटो बाय स्टेम्स, जिंजर पोटैटो अनियन बाय लीव्स। ठीक है, ये सारे लीव्स के हो सकते हैं। अब इसको हम डायग्रामेटिकली एक बार देख लेते हैं। और ये देखिए जैसे कि ये देखिए ये ब्रायोफाइलम जो कि लीफ से हो रहे थे, यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे हम यहाँ पे बड्स उगे और फिर इससे क्या होता है, इससे हम न्यू प्लांट्स को जनरेट कर सकते हैं। राइट, ये आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। और ऐसे ही जो जैसे कि डहेलिया नामक फ्लावर क्या हो रहा था, ये रूट से हो रहा था, तो यहाँ पे रूट्स भी अगर हम कहीं पे लगा देते हैं तो उससे क्या है, न्यू जो प्लांट है वो उगाएगा। ठीक है, स्वीट पोटैटो स्टेम से ही हो जाता है। अगर आप स्टेम को ही काट देते हैं तो क्या हो जाता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। और अगर हम लीव्स को गाड़ इनकी लीव्स को ही गाड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे होता है। और देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन ऑल्सो बी आर्टिफिशियली डन बाय कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ठीक है, जैसे ग्राफ्टिंग या फिर लेयरिंग से भी हो सकता है। जैसे कि कटिंग रोज़ और ये जो ग्रेप्स वगैरह होते हैं, इनमें क्या कर सकते हैं हम, इनके थ्रू भी हम जो है न्यू जो जनरेशन है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि लेयरिंग करना, लेयरिंग किस में हो जाएगी, अब लेमन में हो जाएगी, गुआवा में, हिबिस्कस में। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नए जो स्पीशीज़ हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नई स्पीशीज़ नहीं, नई जनरेशन। राइट, ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
और हम एक बार ये देख लेते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो अभी हमने देखा उसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखिए प्लांट्स टेक लेस टाइम टू ग्रो। अब देखिए अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं कि अगर आप लीव्स का प्रयोग करते हैं, रूट्स का, ठीक है, इनके थ्रू अगर हम नए जो हैं प्लांट्स को उगा रहे हैं तो इनसे क्या होता है, टाइम जो है कम लगता है ग्रोथ होने में। ठीक है, जल्दी ग्रोथ होती है। और क्या है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स लाइक रोज, जैस्मिन, बनाना प्रोड्यूस सीड विथ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डोमेंसी। अब देखिए सीड्स से प्लांट उगाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो हो सकता है उसमें सीड प्रोड्यूस ही ना होते हों, तो ऐसे जो प्लांट्स हैं उनके लिए क्या है, ये वाला जो मेथड है वो कारगर है। ठीक है, वो यूज़ किया जा सकता है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देयर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन, देयर इज़ लेस अडेप्टेबिलिटी टू द एनवायरनमेंट। अब इनमें क्या है, वेरिएशन जो है हमें बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, एकदम ऑलमोस्ट कॉपी हो जाता है पूरा डीएनए। और क्या हो जाता है, एडेप्टेबिलिटी एनवायरनमेंट के थ्रू क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, वो कम एवोल्यूट कर पाते हैं। और देखिए द डिजीज़ ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट ट्रांसफ़र इनटू ऑफस्प्रिंग। अब देखिए क्योंकि जो है कोई भी वेरिएशन नहीं आता है, बिल्कुल जो है सेम का सेम जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में कॉपी हो जाती है। तो इसमें जो अगर डिजीज़ है, ठीक है, अगर पेरेंट जो प्लांट है उसमें कोई डिसीज़ है तो वो भी क्या हो जाती है, नेक्स्ट जनरेशन में कॉपी हो जाती है ना। न्यू कैरेक्टर्स कैन नाइदर बी इंट्रोड्यूस्ड नॉट अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स बी एलिमिनेटेड। अब अगर आपको कोई कैरेक्टर नहीं चाहिए, ठीक है, आप चाहते हैं कि ये कैरेक्टर ना आए। अगर आपने रोज़ प्लांट उगाया, ठीक है, आपने रेड रोज़ से उगाया और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए येलो, अब आपको येलो चाहिए रोज़, तो आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो जो उसका पेरेंट है वही वो रहेगा, उसमें सारी क्वालिटीज़, सारी जो चीज़ें वही रहेंगी। और अगर उस प्लांट में कोई डिजीज़ भी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। इन शॉर्ट हमारे ये जो डिसएडवांटेज है उसमें यही है कि सारी चीज़ें जो है कॉपी हो जाती हैं। अगर कोई नेगेटिव चीज़ है वो भी कॉपी हो जाएगी, आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक है, चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम देखेंगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में कैसे प्रोडक्शन होता है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। इन दिस मैथड न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। देखिए टिश्यू कल्चर एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आपका ये कोई प्लांट है, अब इसकी ये जो टिप्स हैं, ये टिप्स हैं जहाँ पे क्या है, ग्रोइंग, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन जो यहाँ पर होते हैं एकदम टिप्स में, ऑक्सिन वगैरह जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में कि ये ग्रोइंग टिप्स पे होते हैं, ग्रोथ रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो इन टिश्यूज़ को हम रिमूव करेंगे उस प्लांट से। ठीक है, इन दिस टेक्निक द सेल्स आर इंड्यूस्ड टू डिवाइड आर्टिफिशियली बाई केमिकल्स साइटोकाइनिन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस। देखिए अब इसमें क्या होता है कि हम जो है प्लांट उगाएंगे तो, लेकिन केमिकली या फिर आर्टिफिशियली जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कि हमने जो है इसका जो है टिप ले लिया और फिर हम अब केमिकल का प्रयोग करेंगे। केमिकल क्या, ये तो प्लांट हार्मोन ही होता है साइटोकाइनिन, लेकिन ये आर्टिफिशियली मेड है। ठीक है, इसको हम इसका प्रयोग करके हम जो है प्लांट को उगाएंगे और ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कह रहे हैं, कैलस कह रहे हैं, राइट। Now the callus is transferred to another medium containing hormones for growth and differentiation. The plantlets are now placed in soil so that grow into mature plant. अब देखिए इन जो टिश्यूज़ को हैं वो पहले तो ऐसे हॉर्मोन्स वाले मीडियम में रखा जाता है, फिर उसको बाद में उसको क्या करा जाता है, सॉइल में प्लेस कर दिया जाता है ताकि वो अपने आप को मैच्योर कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अब देखिए देख लेते हैं एक बार कैसे हो रहा है ये। जैसे कि ये देखिए ये आपका सोर्स प्लांट था, ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसको इसकी जो है हमने टिश्यू ले ली और ये इसका ट्रीटमेंट करके इसको क्या लेके गया, इसको मैनिपुलेट किया गया, इसको मीडियम में रखा गया। ठीक है, साइटोकाइनिन या फिर केमिकल एनवायरनमेंट में रखा गया और फिर इसके बाद में इसको क्या कर दिया गया, सॉइल कर दिया गया और वो फिर से एक बड़ा प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो ये साइकिल आपको समझ में आ गई होगी आई गेस। और फिर अब हम कैरेक्टरिस्टिक पे आ गए हैं
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। ओनली वन इंडिविजुअल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अब एसेक्सुअल का जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। अब देखिए एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, इसमें बहुत सारे ऐसे चांसेस रहते हैं कि बिल्कुल क्या है, बहुत काफ़ी हद तक आइडेंटिकल रहे और जो कॉपी हो रही वो एकदम टू कॉपी हो जाए, बहुत कम चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इट प्रेजेंट्स इन रैपिड मोड ऑफ मैनिपुलेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन इसमें होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। प्लांट्स टेक्स लेस टाइम टू ग्रो, जो प्लांट्स होते हैं जिनमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनको थोड़ा कम टाइम लगता है ग्रो के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स लाइक रोज, जैस्मिन और प्रोड्यूस सीड्स लॉन्ग पीरियड ऑफ डोमेंसी। देखिए अब बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें सीड्स नहीं होते हैं, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, उसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज है उसमें, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टर्स, इसमें क्या रहता है, जो पेरेंटल कैरेक्टर रहते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, यानी कि हमको वेरिएशन बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। देयर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन सो देयर इज़ लेस अडेप्टेबिलिटी टू एनवायरनमेंट। देखिए वेरिएशन नहीं रहेगा तो आगे जाके जो है इवोल्यूशन कम होगा, तो जो चेंजेस हैं आपको चाहिए एनवायरनमेंट के लिए वो क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशन फॉलो नहीं होती है और हो सकता है कि आगे जाके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको हो सकता है क्लाइमेट के अनुसार हो सकता है नुकसान पहुँचे, ठीक है। द डिजीज़ ऑफ द पेरेंट प्लांट गेट ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग, ये सब चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ कि अगर कोई भी जो है एकदम कॉपी हो जा रहा है पूरा डीएनए, कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो सीधी सी बात है कि अगर कोई डिजीज़ भी है पेरेंट प्लांट में तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। न्यू कैरेक्टर्स कैन नाइदर बी इंट्रोड्यूस नॉट अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स बी एलिमिनेटेड, ठीक है। वही चीज़ कि आपको अगर कोई भी न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, ठीक है, न्यू जनरेशन में, या फिर जो भी आपको अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट में है वो अब आपको नहीं चाहिए या नई कैरेक्टरिस्टिक डालनी, वो काम आप नहीं कर सकते, आपको जैसा है वैसा ही दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थी। अभी हम और देख लेते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम, एक सेकेंड, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो है क्या सिग्निफिकेंस है। तो इट प्रोमोट्स वेरिएशन एंड दस प्रोमोट्स डाइवर्सिटी इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। देखिए जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इसमें क्या है, दो जो है पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसमें क्या रहता है, डाइवर्सिटी की संभावना रहती है, ठीक है, चेंजेस की रहती है। इट प्लेस अ प्रोमिनेंट रोल इन ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी, न्यू स्पीशी के जो ओरिजिन होने के काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट चांस रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि फ्लावर में जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो फ्लावर का देख ले, फ्लावर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, फ्लावर का डायग्राम बनाने को आता है आपको, और आपको उसके क्या है पूरे ऑर्गन्स दिखाने पड़ते हैं, फ्लावर्स के जो पार्ट्स बताने पड़ते हैं कि क्या क्या चीज़ क्या क्या काम होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए पहले मैं आपको डायग्राम ही दिखा देती हूँ, क्योंकि डायग्राम से फिर उसके बाद में जब हम थियोरेटिकल पार्ट पे आते हैं तो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। देखिए ये आपका फ्लावर है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, ये है जो ये आपका एक तरीके से फीमेल पार्ट है, ठीक है, जिसमें कि क्या हो रहा है, स्टिग्मा है, ये पोर्शन जो है स्टिग्मा है, और ये क्या है, ये अंदर इसके ओवरी है, और ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, पिस्टल कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, पिस्टल कह रहे हैं, स्टिग्मा प्लस ओवरी, इन दोनों को हम क्या कह रहे हैं, पिस्टल कह रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम मेल पार्ट में, जिसमें कि ये देखिए ये जो हैं आपके एंथर होते हैं, एंथर में यहाँ पे ऐसे स्पॉटेड रहते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो जोड़ा हुआ है नीचे से, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फिलामेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो एंथर और फिलामेंट जो है वो मेल पार्ट का भाग है, ठीक है।
चलिए, जिसको हम कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, ठीक है, स्टेमन बोलते हैं। तो ये देखिए, और उसके अलावा, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है उसके अलावा क्या होता है, ये देखिए, ये आपका क्या है, पेटल्स, जो फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ रहेंगी उसको हम पेटल बोलेंगे, और ये जो ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ रहेंगी उसको हम सेपल बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, जो एंथर है वो पॉलन ग्रेन रिलीज़ करेगा स्टिग्मा में, और स्टिग्मा से होते हुए जो पॉलन ग्रेन है वो ओवरी में जाएगा, और फिर ये क्या कर जाएगा, ये जो फ्लावर जो है वो फ्रूट में बदल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका फ्लावर में प्रोडक्शन होता है। तो इसी को हम थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ लेते हैं, थ्योरेटिकल रूप में, द स्टैमन एंड द पिस्टल, ठीक है। ये जो स्टैमन है आपका, जो आपका अभी मैंने आपको बताया जिसमें कि एंथर और फिलामेंट आ रहा था, और पिस्टल जो कि फीमेल पार्ट था, आर द reproductive parts of the flower. Stamen is the male reproductive part. It produces pollen grains in the anther which contain the male germ cell, male gamete, ठीक है। अब ये क्या रहता है, फीमेल इज़ द फीमेल पिस्टल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स इन द ओवरी विच कंटेन्स फीमेल जर्म सेल, ठीक है, फीमेल गैमेट। अब ये देखिए, पिस्टल जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या रहता है, ओवरी रहता है, और ये जो है फीमेल गैमेट है, राइट। तो ये आपने समझ लिया। अब आप देख लीजिए कि पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये जो एंथर है, ठीक है, एंथर है, ये देखिए, ये जो एंथर है, राइट, यहाँ से जो है स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन्स पहुँच रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम पॉलिनेशन बोल रहे हैं, राइट। इट टेक्स प्लेस बाय विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और बैट्स। ये कैसे कैसे होता है कि ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ये हवा से भी हो सकता है, और किससे हो सकता है, वाटर के द्वारा भी हो सकता है, इंसेक्ट्स के द्वारा भी हो सकता है, बर्ड्स के द्वारा, बैट्स के द्वारा, ठीक है, ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या है, दो टाइप का होता है। तो पहले तो हम देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। अब देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ही फ्लावर में जो है हम ये पॉलिनेशन जो प्रोसेस है वो हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। इफ़ द पॉलिनेशन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है, सेम ही फ्लावर में एंथर भी है और स्टिग्मा भी है और पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। जैसे कि ये कहाँ कहाँ होता है, देखिए, ये पी में भी होता है, मटर में होता है, वीट में होता है, राइस में, चाइना रोज़ में होता है, और ये क्या है, और भी फर्दर ये दो टाइप का होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें कि एक ही प्लांट में जो है एंथर भी है और फिलामेंट भी है, सॉरी, एंथर, स्टिग्मा भी है और एंथर भी है, ठीक है। चलिए, अब हम जो इसके भी दो टाइप थे उसको एक बार देख लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन के जो दो टाइप थे वो क्या क्या हैं। तो पहले आप देखिए, पहले तो है ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी क्या होता है, इफ़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी। देखिए क्या होता है, जो ट्रांसफ़र है पॉलन ग्रेन्स का एंथर के से स्टिग्मा तक जो पहुंचने का जो वे है वो क्या है, ऑटोगैमी है, ठीक है, एक ही फ्लावर में। और क्या है, गिटोनोगैमी क्या होता है, व्हेन पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बॉर्न फ्रॉम द सेम प्लांट इज कॉल्ड गिटेनोगैमी। तो देखिए, जैसे कि एक ही फ्लावर, प्लांट तो है एक ही है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि प्लांट एक ही है, उसी में पॉलिनेशन हो रहा है। अब उसमें भी अगर एक फ्लावर में ही जो है उसी एंथर का फ्लावर, उसी फ्लावर का एंथर जो है वो पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ कर रहा है सेम स्टिग्मा में, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा में, तो वो तो हो गया ऑटोगैमी। और गिटोनोगैमी में क्या हो रहा है कि एक जो एंथर, एक फ्लावर का एंथर जो है दूसरे, उसी प्लांट के दूसरे जो फ्लावर में जो है स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स उसके जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो ये वाला हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद हम देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। Ensure continuity of the
रेस, ठीक है, अपने आप को क्या करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए। इट हेल्प्स टू प्रिजर्व पेरेंटल कैरेक्टर एज द गेमीट्स फ्रॉम द सेम फ्लावर इज इन्वॉल्व, ठीक है। जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं वो क्या रहते हैं, वो इसमें प्रिजर्व रहते हैं, क्योंकि क्या है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है और सेम प्लांट से क्या है, सेम फ्लावर से जो है फ्रूट बन रहा है। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ फ्लावर टू प्रोड्यूस नेक्टर और सेंट टू बी कलरफुल। ये जो फ्लावर रहते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कलरफुल हों और बहुत ज़्यादा सेंट हो उसमें और बहुत कलरफुल हो, ठीक है। और अब देखिए इनके एडवांटेजेस पढ़े हैं तो हमें डिसएडवांटेजेस भी देखने पड़ेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, न्यू वेराइटीज़ कैन नॉट बी ऑब्टेन, ठीक है। जो है न्यू जो वेरिएशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम ही उससे जो है सेम से ही जो नए बन रहे हैं वो हैं। द जेनेटिक डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रीड कैन नॉट बी रिमूव, वही चीज़ें जो अभी तक आपने पढ़ी थी, जो भी डिफेक्ट हैं, डिजीजेस हैं, वो फिर से क्या हो जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू लॉस ऑफ विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द स्पीशीज़, ये बहुत सारी जो एनर्जी है इसमें लॉस हो जाती है और जो चेंजेस आने की संभावना है वो क्या हो जाती है, वो कहीं ना कहीं लॉस होती है और कम होती है, एनर्जी जो है कम होती जाती है पॉलिनेशन में। चलिए अभी तक हमने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा था, ठीक है, एक ही प्लांट में जो है वो हो रहा था। अब हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, if the transfer of pollen grains from the anther to one flower of the stigma of the another flower born on the other plant is called ये क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखिए स्पीशी तो एक ही रहेगी, ऑब्वियसली सेम ही स्पीशी अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगी, लेकिन प्लांट्स जो हैं दो अलग अलग होंगे। अब एक फ्लावर के जो है, एक किसी प्लांट के फ्लावर से उसका जो है पॉलन ग्रेन्स गया दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। और अब हम देख लेते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए इट रिजल्ट्स इन हेल्थियर ऑफस्प्रिंग्स, ये ठीक है, ये है जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है ये क्या रहता है, हेल्थियर जो ऑप्शन रहता है। सीड्स प्रोड्यूस हैव मच बेटर जर्मिनेशन कैपेसिटी बेटर होती है। मोर अबंडेंट एंड वाइबल सीड्स आर प्रोड्यूस, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा जो है प्रोडक्शन की मात्रा रहती है उसमें, ऐसे सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। वेरिएशन आर इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें क्या है, वेरिएशन भी आ जाता है जो कि अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है, तो ये आ जाता है, तो ये एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज हो जाता है हमारे लिए। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। Plants have to depend on external agencies for the pollination. अब इस pollination के लिए, क्रॉस pollination के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाना है, इसके लिए क्या है, प्लांट को एक्सटर्नल एजेंसीज पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। कोई भी बर्ड या फिर हवा के थ्रू या फिर पानी के थ्रू कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो pollen grains have to produce in large quantity to ensure the pollination. अब ऐसा क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स चाहिए वो भी लार्ज क्वांटिटी में होने चाहिए, ठीक है। चलिए ये ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या हो सकता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्लावर में। आफ्टर द पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर टू स्टिग्मा इट प्रोड्यूसेस पॉलन ट्यूब विच passes through the style and enters the ovary and ovule, ठीक है। जो ओवरी है वहाँ पर पहुँचता है आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से होते हुए ओवरी तक। इन द ओव्यूल द मेन जर्म सेल फ्यूजेस विद द फीमेल जर्म सेल्स फॉर्म द जाइगोट, ठीक है। अब यहाँ से होते हुए फीमेल जर्म सेल से ये क्या कर जाता है, ओवियर बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड इनटू सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म्स द एम्ब्रियो विच देन डेवलप्स इनटू सीड्स एंड ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में जाइगोट जो है डिवाइड कर जाता है और जो एम्ब्रियो होता है वो किस में तब्दील हो जाता है, ये बदल जाता है सीड में, और पूरा का पूरा जो ओवरी होता है वो फ्रूट में बदल जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि फर्टिलाइजेशन फ्लावर में जो है कैसे होता है। और अब इसके बाद देखेंगे जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है।
It is the initial stage of the growth of a seed to develop into the seedling under appropriate condition. ठीक है, ये जो है जर्मिनेशन होता है, ये इनिशियल स्टेज होती है कि जो सीड है वो जो है डेवलप हो अपनी अप्रोप्रिएट कंडीशन में इनटू अ स्मॉल प्लांट. ठीक है, तो ये तो था आपका चैप्टर हाउ डू वी रिप्रोड्यूस. होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.